देखो ये कल वाला ही है, टेंसाइल और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। यहाँ चेंज हो रही लेंथ, ठीक है। तो ये है ओरिजिनल लेंथ, सपोज कैपिटल एल। ये इंक्रीज इन लेंथ, कॉम्प्रेस हुआ तो लेंथ डिक्रीज होगी। इसको डेल्टा एल से भी डिनोट कर सकते हैं, या अभी फिलहाल अपन स्मॉल एल से डिनोट कर रहे हैं। ये कैपिटल एल और ये स्मॉल एक्सटेंशन। या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस रहा तो ये डिक्रीज इन लेंथ रहेगा। तो यहाँ चेंज हो रही लेंथ, सब तरफ से इक्वल फोर्स प्रेशर है, तो क्या चेंज होगा? वॉल्यूम। यहाँ लिख लेते हैं वॉल्यूम चेंज हुआ है, चेंज हुआ है वॉल्यूम। और यहाँ चेंज हुआ है शेप। फिर से बताया था, पहले था रेक्टेंगल, अब बन गया है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ध्यान रखो, यहाँ चेंज हो रही लेंथ, यहाँ चेंज हो रहा वॉल्यूम, यहाँ चेंज हो रहा शेप, ठीक है। नाउ तीनों का बेसिक फॉर्मूला वही है। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस कैन आल्सो बी डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ये भी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये भी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यहाँ फोर्स कैसा है? टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ये है चेंज इन प्रेशर, तो यहाँ क्या चेंज हो रहा है? वॉल्यूम। तो यहाँ लिख सकते हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया वेयर द वॉल्यूम चेंजेस, एंड दिस इज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया वेयर लेंथ चेंजेस। तो टेंसाइल और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, ये वॉल्यूम और हाइड्रोलिक स्ट्रेस, और शियर और शियरिंग स्ट्रेस। और याद रखना इसी को चेंज इन प्रेशर लिखा है, बाकी किसी को नहीं। सब स्ट्रेस ही है तो यूनिट भी सेम रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, और डायमेंशन भी सेम, m1 l-1 p-2। तो सबके लिए डायमेंशन और यूनिट सेम है। अब आगे चलते हैं, स्ट्रेस वाला हो चुका है। अब तीन टाइप के स्ट्रेन, मैंने पहले बोला है, मेरा एक बार पूरा हो जाने दो, जब मैं बोलूं तब टेक्स्ट बुक रेफर करना। तो उन्होंने स्ट्रेस और स्ट्रेन एक साथ में लिया है एक टाइप के, पर अपन पहले सारे स्ट्रेस कवर किए, अब लेंगे स्ट्रेन, ठीक है। तो ये हटा रहा स्ट्रेस वर्ड यहाँ से, और यहाँ लिखेंगे स्ट्रेन, उतना ही चेंज है। अब उसका फॉर्मूला क्या है वो देखेंगे। ये हटा देते हैं यहाँ से, स्ट्रेस का फॉर्मूला हटा देंगे। डायग्राम वही है ना, वही है, ठीक है। ये वॉल्यूम और हाइड्रोलिक स्ट्रेस था, अब यहाँ लिख रहे हैं स्ट्रेन। डायग्राम वही है, ये फॉर्मूला हटा देते हैं, नया फॉर्मूला बनाएंगे। नाउ ये है शियरिंग स्ट्रेस, अब लिखने वाले हैं अपन स्ट्रेन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हटा देते। तो सेम जैसे तीन टाइप के स्ट्रेस है, वैसे तीन टाइप के स्ट्रेन है। अब स्ट्रेन होता क्या पहले वो समझो, फिर तीन टाइप के देखेंगे, ठीक है। तो यहां लिखते हैं, तो एक बार इन डायग्राम को भूल जाओ। यहां लिख रहे हैं स्ट्रेन के बारे में, व्हाट इज स्ट्रेन, ठीक है। आपने क्या लगाया? फोर्स। यहां फोर्स कैसा था? लॉन्जिट्यूडिनल है, पैरेलल टू द लेंथ। यहां नॉर्मल फोर्स है पूरे सरफेस पे। यहां फोर्स कैसा लगाया? टेंजेंशियल फोर्स लगाया। फोर्स लगाने की वजह से कुछ डायमेंशंस चेंज हुए। क्या चेंज हुए? कुछ डायमेंशन। अब पहले ही हो चुका है, कौन से डायमेंशन चेंज हुए? यहां इसका कौन सा डायमेंशन चेंज हुआ है? लेंथ। यहां इसका कौन सा डायमेंशन चेंज हुआ है? वॉल्यूम। यहां इसका कौन सा डायमेंशन चेंज हुआ है? शेप। शेप चेंज हुआ है। तो डायमेंशन चेंज हुए। जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतने ज्यादा ये डायमेंशन क्या होंगे? चेंज। अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो लेंथ ज्यादा चेंज होगी, ज्यादा प्रेशर लगाएंगे वॉल्यूम ज्यादा चेंज होगा, ज्यादा फोर्स लगाएंगे शेप और ज्यादा चेंज हो जाएगा। तो यहां कुछ डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं। सपोज लेंथ है 100 सेंटीमीटर ओरिजिनल, अपन ने फोर्स लगाया और नई लेंथ हो गई 102 सेंटीमीटर, यानी एक्सटेंशन कितना हुआ बताओ? पहले थी 100 सेंटीमीटर, अब हो गई 102 सेंटीमीटर। एक्सटेंशन कितना हुआ? स्मॉल एल। कितनी आगे बढ़ी है लेंथ? 2 सेंटीमीटर। हो गया ना, 100 प्लस 2 102, ठीक है। किसी ने पूछा भाई परसेंटेज बताओ कि लेंथ कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, तो अपन क्या करेंगे? सिंपल, 2 चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू कर देंगे 100, तो परसेंटेज, यानी लेंथ कितने परसेंट चेंज हुई है?
कितने परसेंट चेंज हुई है? 2%। तो स्ट्रेन वही बताता कि कौन सा डायमेंशन चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है। तो स्ट्रेन की जनरल डेफिनेशन सुनना। ये एग्जांपल समझ में ना, मान लो पहले लेंथ थी 100, फोर्स लगाया, खींचा उसको, एक्सटेंशन के बाद लेंथ हो गई 102, 100 थी 102 हो गई, मतलब एक्सटेंशन कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर। परसेंटेज निकालना है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू 100 करो, कितने परसेंट लेंथ चेंज हुई है? 2%। ऐसे ही वॉल्यूम के साथ बोल सकते हैं कि ओरिजिनल वॉल्यूम था सपोज 10 मीटर क्यूब स्फीयर का, बाद में ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया 10.1 मीटर क्यूब, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ? ये माइनस ये कर दो तो 0.1 मीटर क्यूब, ये हो गया चेंज इन वॉल्यूम, ये अपना ओरिजिनल वॉल्यूम। इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होगा, तो डिक्रीज लेंगे, इंक्रीज तो बाहर लाएंगे तब होगा, सी में से डिक्रीज कर लेंगे 9.9, चेंज कितना हुआ? वही 0.1। किसी ने बोला परसेंट बताओ, तो 0.1 अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू क्या कर देंगे? 100, तो कितने परसेंट चेंज हुआ है? 0.1%। तो उसी को बोल रहे हैं अपन स्ट्रेन। स्ट्रेन अपने को कंपैरिजन बताएगा कि परसेंटेज कितना चेंज हुआ है उस पर्टिकुलर डायमेंशन का। तो याद रखो, जब अपन ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस लगाएंगे तो डायमेंशन कौन सा चेंज हो रहा था? लेंथ। वॉल्यूम और हाइड्रोलिक स्ट्रेस लगाएंगे तो क्या चेंज हो रहा था? वॉल्यूम। और यहाँ क्या चेंज हो रहा है? शेप। तो स्ट्रेन की जनरल डेफिनेशन है, जैसे यहाँ लिया था, ये अपॉन ये, वही डेफिनेशन है, चेंज इन डायमेंशन। ये वो वाले डायमेंशन नहीं है अपने एमएलटी डायमेंशन, मतलब यहाँ पे है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वॉल्यूम, शेप, ये डायमेंशन, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये अब भूल जाओ, अब ये अपन ले रहे हैं स्ट्रेन की डेफिनेशन। स्ट्रेन मतलब इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन यहाँ क्या है? लेंथ, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन क्या है? कैपिटल लेंथ, ठीक है। तो किसी ने बोला तो चेंज इन लेंथ है 2, ओरिजिनल है 100, इनटू 100 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? परसेंटेज। तो ये रेशियो बता रहा है कि लेंथ कितनी चेंज हुई है एज कंपेयर टू ओरिजिनल लेंथ, उसी को बोलेंगे स्ट्रेन। तो स्ट्रेन ये बताएगा कि कितना डायमेंशन चेंज हुआ है। तो जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लगाएंगे उतना ज्यादा स्ट्रेन चेंज होगा। स्ट्रेस मतलब फोर्स और स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमेंशन, ऐसा लॉजिक याद रखो। तो आप जितना ज्यादा फोर्स लगा के उस वायर को स्ट्रेच करेंगे, जितना ज्यादा स्ट्रेस लगाएंगे उतना ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेन का मतलब चेंज इन डायमेंशन। तो ये देखो, यहाँ लेंथ अपॉन लेंथ, यहाँ आएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, उसका बाद में देखते हैं। तो ऊपर लेंथ नीचे लेंथ, अगर इसके लिए लिखना है तो ये dv या डेल्टा v भी लिख सकते हैं, डेल्टा v अपॉन ओरिजिनल v, ये है डेल्टा v चेंज इन वॉल्यूम, और v ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो जनरल डेफिनेशन याद रखो। अब देखो यहाँ पे लेंथ लेंगे तो ये लेंथ चेंज हो रही, यहाँ वॉल्यूम लेंगे तो अपॉन में भी वॉल्यूम आएगा, तो ऊपर भी मीटर क्यूब नीचे भी मीटर क्यूब है, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, सेम यूनिट, सो इट हैज नो यूनिट। परसेंटेज है ना, इसलिए कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट नो डायमेंशन। क्या नो डायमेंशन लिखने के ये समझ जाएंगे तुम लोग, इससे अच्छा ऐसे लिख देते, डायमेंशन नहीं है, f0 h0 t0, नो डायमेंशन। तो ये स्ट्रेन की जनरल डेफिनेशन हो गई। तीन टाइप के स्ट्रेन है, यहाँ चेंज हो रही लेंथ, यहाँ चेंज हो रहा वॉल्यूम, यहाँ चेंज हो रहा शेप। तो यहाँ आएगा चेंज इन डायमेंशन की जगह वर्ड बदल देंगे खाली लेंथ, यहाँ वर्ड बदल देंगे वॉल्यूम डायमेंशन की जगह। क्या डायमेंशन चेंज हो रहा है? यहाँ लेंथ चेंज हो रहा है या वॉल्यूम, उसका बाद में देखते हैं। तो यहाँ लेंथ चेंज होगी, यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम, लेंथ वॉल्यूम दो जगह। तो फिर से एक बार डेफिनेशन सुन लो स्ट्रेन। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज, स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमेंशन। फिर से बता रहा, यहाँ जैसे चेंज हो रही क्या? लेंथ। तो स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये अपने को ये बताएगा कि
उतनी ज्यादा डायमेंशन चेंज हुए ओरिजिनल डायमेंशन के कंपैरिजन में। यानी इन शॉर्ट अपन परसेंटेज निकाल पाएंगे। इट हैज नो यूनिट नो डायमेंशंस, क्योंकि ऊपर लेंथ है तो नीचे भी लेंथ आएगी, यूनिट कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वॉल्यूम है तो नीचे भी वॉल्यूम आएगा, यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो ये नोट डाउन करो। स्ट्रेन की जनरल डेफिनेशन हो गई कि जब आप फोर्स लगाएंगे तो डायमेंशन चेंज हो रहे हैं। डायमेंशन क्या चेंज हो रहा है? यहाँ चेंज हो रहा है लेंथ, यहाँ चेंज हो रहा है वॉल्यूम, यहाँ चेंज हो रहा है शेप। तो उसको बाद में देखेंगे क्लास में। यहाँ लेंथ, यहाँ वॉल्यूम, तो इसके लिए आएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसके लिए आएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, जो डायमेंशन चेंज हो रहे हैं। तो ध्यान देना, वही डायग्राम है जो स्ट्रेस के लिए थे, वही नाम है जो स्ट्रेस के लिए थे, पर स्ट्रेस की जगह खाली क्या लिखा है? स्ट्रेन। यहाँ पे भी स्ट्रेन और यहाँ पे भी स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब इन शॉर्ट चेंज इन डायमेंशन। डेफिनेशन याद रखो, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। कौन से डायमेंशन चेंज हो रहे हैं वो देखना है, तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन हैज नो यूनिट नो डायमेंशंस। ये नोट डाउन करो। 15 टाइप के स्ट्रेन ले लो। तो ये स्ट्रेन की डेफिनेशन याद रखो पहले। तो अब देखो आगे चल रहे हैं। तो 3 टाइप के स्ट्रेन है। स्ट्रेन की जनरल डेफिनेशन याद रखो। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। कौन से इसमें क्या डायमेंशन हो रहा है उसके हिसाब से लिखना है। तो ये जनरल डेफिनेशन हटा देना। ठीक है, तीन टाइप के स्ट्रेस है, तो वैसे ही फोर्स अलग अलग टाइप के लगा रहे हैं, डायमेंशन भी अलग अलग चेंज हो रहे हैं। तो देखो इधर यहाँ पे आएगा लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन या टेंसाइल स्ट्रेन, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन। यहाँ क्या चेंज हो रहा? लेंथ, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बस इतना ही है ये फॉर्मूला। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या चेंज हो रहा है? डायमेंशन लेंथ, ये चेंज हुई लेंथ, ये ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, नाउ यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेन इज डिफाइंड एज, क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? वॉल्यूम, तो ये चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, एंड सपोज ओरिजिनल वॉल्यूम था v अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ लेंथ का यूनिट मीटर, यहाँ पे भी लेंथ का यूनिट मीटर कैंसिल, यहाँ लेंथ का यूनिट मीटर क्यूब, यहाँ लेंथ का यूनिट मीटर क्यूब कैंसिल, तो कुछ नहीं आएगा यूनिट, ध्यान रखो। तो ये दो देख लो पहले, वो थोड़ा अलग है, बता रहा हूं। सो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि क्या चेंज हो रही? लेंथ। टेक्स्ट बुक में डेल्टा एल लिखा है, पर कोई जरूरत नहीं है, अपन ने एक्सटेंशन को स्मॉल एल से और लेंथ को कैपिटल एल से डिनोट किया। तो लॉन्जिट्यूडिनल और टेंसाइल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो यहाँ लेंथ चेंज हो रही है, तो longitudinal strain is defined as the ratio of change in length upon original length. Volume or hydraulic strain is defined as the ratio of change in volume यानी delta V upon original volume. अब यहाँ देखो, अब यहाँ change in shape upon original shape लिखेंगे क्या? नहीं, अरे कोई फॉर्मूला ही नहीं बनेगा। वॉल्यूम गिन सकते हैं, लेंथ गिन सकते हैं, पर चेंज इन शेप कैसे गिनेंगे? इसीलिए यहाँ पे थोड़ा अलग है। इस डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे x, यानी वो लेयर यहां से यहां तक गई, और ये हाइट है h, सो थीटा इज इक्वल्स टू r अपॉन रेडियस, ऐसे वाला फॉर्मूला है। तो ये वाला फॉर्मूला है x अपॉन h। तो जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा क्या चेंज होगा? एंगल लेना है यहाँ पे। तो अब जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ये लेयर आगे की तरफ बेंड होंगी, यानी उतना ज्यादा क्या चेंज होगा? एंगल। तो यहाँ tan थीटा भी लिख सकते हो उसको। tan थीटा देखो ये 90 डिग्री अपोजिट x अपॉन h है, या सिर्फ थीटा लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये लेंथ है, ये भी लेंथ। तो शियर स्ट्रेन इज डिफाइंड एज, इसके जैसा नहीं है, थोड़ी अलग है डेफिनेशन, ध्यान देना। इसमें डेफिनेशन क्या थी? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसमें था चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। यहाँ लेंथ चेंज हो रही थी, यहाँ वॉल्यूम, यहाँ शेप चेंज हो रहा, तो चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप मत लिखना।
कोई फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे ये देखा है कि फोर्स लगाने के बाद कितना एंगल चेंज होता है, तो एंगल का फॉर्मूला है x अपॉन h। ठीक है, तो देखो shearing strain is defined as the ratio of change, ये चेंज है यार, कौन सा है, lateral displacement, horizontal displacement, lateral, तो ये x मतलब lateral displacement और ये h मतलब क्या है, height। ठीक है, ये देख लो एक बार फिर लेते हैं, एक मिनट फोन आया, तो याद रखना यहाँ लेंथ चेंज हो रही, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, वॉल्यूम स्ट्रेन की, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन की ये, पर शियरिंग स्ट्रेन की ये डेफिनेशन, क्योंकि चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप नहीं लिख सकते आप, इसलिए यहाँ लिखेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। इट इज द रेशियो ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लेयर। बोला था कल कि नीचे वाली लेयर फिक्स है और ऊपर अपन कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, टेंजेंशियल। तो ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है वो अपॉन ये h फिक्स डिस्टेंस यहां से। ठीक है, सो शियरिंग स्ट्रेन थीटा से डिनोट करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर, कोई भी लेयर की लैटरल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर। तो ये अब ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो ये भी सेम है, सिर्फ ये थोड़ा सा अलग है, याद रखना। तो ये हो गया फर्स्ट, ये अपना सेकेंड टाइप का स्ट्रेन और ये अपना थर्ड टाइप का स्ट्रेन। फिर से ये डायग्राम आएंगे क्योंकि अब अपने को स्ट्रेस और स्ट्रेन को मिलाना है। सिंपल लॉजिक है, जितना ज्यादा स्ट्रेस लगाएंगे उतना ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम चेंज होगा, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना और ज्यादा टिल्ट होगा। तो दोनों को कंबाइन करना है, देखते हो। तो ये मिटा देते हैं, फिर से यही डायग्राम आएंगे वापस, जैसे तीन टाइप के स्ट्रेस, तीन टाइप के स्ट्रेन, वैसे तीन टाइप के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आएंगे, वो देखते बाद में। पहले ये देख लो एक बार, तो ये हो गए तीन टाइप के स्ट्रेन, नोट डाउन करो एक बार, वापस डेफिनेशन बता देता फिर आगे चलेंगे। तो देखो वापस एक बार डेफिनेशन बता देते, तीन टाइप के जैसे स्ट्रेस है वही सेम डायग्राम है, तीन टाइप के स्ट्रेन है और उनका रिलेशन भी है। फिर से बता रहा, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज्यादा स्ट्रेस लगाएंगे यानी फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा स्ट्रेन यानी चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस होगा। यहाँ जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा चेंज इन वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे उतना ज्यादा शेप चेंज होगा। तो दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, और इसके बाद लेते हैं फिर से एक बार डेफिनेशन सुनना। Tensile strain is defined as the ratio of change in length upon original length. Volume strain is defined as the ratio of change in volume upon original volume. Change in dimension upon original dimension, change in dimension upon original dimension. यहाँ बराबर है, length change हो रही, volume, पर यहाँ shape change हो रहा है, इसीलिए definition में थोड़ा change है। It is defined as, shearing strain is defined as the ratio of lateral displacement, कौन सा displacement है, lateral, horizontal, lateral displacement of any layer, lateral displacement of any layer to its distance from the fixed layer. It is the ratio of lateral displacement of any layer to its distance from the fixed layer, to its distance from the fixed layer. तो ये याद रखना, shearing strain is defined as the ratio of lateral displacement of any layer, lateral displacement to its distance from the fixed layer, to its distance from the fixed layer. ठीक है, फिर से एक बार बताएगा, टेंसाइल और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन is defined as the ratio of change in length upon original length. Volume or hydraulic strain is defined as the ratio of change in volume upon original volume. Shearing strain is defined as the ratio of lateral displacement of any layer to its distance from the fixed layer, to its distance from the fixed layer. ये है lateral displacement, ये है distance from the fixed layer. tan थीटा भी बोल सकते हैं, थीटा भी बोल सकते हैं। तो एक टाइप का स्ट्रेन और बता रहा इसी डायग्राम पर से, वो इनमें इंक्लूड नहीं करना, फिर भी बता रहा, ध्यान रखना, बाद में काम आएगा। अब देखो ये वापस से ले रहे हैं एक बार, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या चेंज हो रही, लेंथ। ध्यान से देखो, ये वायर है सपोज, ठीक है, जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो वॉल्यूम उतना ही रहेगा पर वायर पतली हो जाएगी पर लंबी हो जाएगी।
यानी इसका डायमीटर भी चेंज हुआ है। तो ये है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन या टेंसाइल स्ट्रेन जहां लेंथ चेंज हो रही, और एक है लैटरल स्ट्रेन। ये अलग से याद रखना, लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन मतलब हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली देखो पहले डायमीटर ज्यादा है और अब डायमीटर कम हो गया इतना। सो लैटरल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। तो इसमें दो टाइप के स्ट्रेन है, लेंथ इंक्रीज हो रही, डायमीटर डिक्रीज हो रही। अगर कंप्रेस करेंगे तो लेंथ डिक्रीज होगी और डायमीटर इंक्रीज। ठीक है, तो ये याद रखना। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन यानी ये स्ट्रेट पैरेलल टू द लेंथ, क्या चेंज हो रही, लेंथ। और लैटरल मतलब हॉरिजॉन्टल, क्या चेंज हो रहा है, डायमीटर। ठीक है, तो इसी में दो टाइप के स्ट्रेन है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन और लैटरल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लैटरल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। या आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस। ये भी चलता, डायमीटर की जगह रेडियस में लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इसमें याद रखो डायमीटर चेंज हो रहा और लेंथ भी चेंज हो रही। तो ये है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन लेंथ वाला, और हॉरिजॉन्टली जो डायमीटर चेंज हो रही वो है लैटरल स्ट्रेन। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर या चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस। तो लैटरल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर या चेंज इन रेडियस टू ओरिजिनल रेडियस। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ लेंथ भी चेंज हो रही और डायमीटर भी चेंज हो रही। याद रखो लेंथ अगर इंक्रीज हो रही तो डायमीटर डिक्रीज होगा, जैसे यहाँ बताया पतली हो गई वायर। अगर कंप्रेस करेंगे लेंथ डिक्रीज होगी, कंप्रेस करेंगे तो डायमीटर क्या होगा, इंक्रीज। तो ये थोड़ा सा याद रखना, जब किसी चीज को कंप्रेस करेंगे तो फैल जाएंगे, मोटी हो जाएगी, यानी इसी वायर को अगर कंप्रेस करेंगे तो और थोड़ी ठीक हो जाएगी। तो लेंथ डिक्रीज होगी तो डायमीटर इंक्रीज, और लेंथ इंक्रीज हो रहा तो डायमीटर देखो कम हो गया। ठीक है, तो वो याद रखना। तो ये एक और स्ट्रेन याद रखना, वो तीन स्ट्रेन में नहीं डालना है, उसको अलग ही रखना है। ठीक है, तो लेंथ भी चेंज हो रही, डायमीटर भी चेंज हो रहा, तो इसको बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर या चेंज इन रेडियस टू ओरिजिनल रेडियस। टाइम पे देखेंगे कौन सा यूज करना। तो अब हो गए स्ट्रेस और हो गए स्ट्रेन। फिर से बताना दोनों के बीच में कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वही लिखने वाले हैं, समझाना वापस। तो अब ये देखने से पहले आप लोगों ने एक बार स्ट्रेस और स्ट्रेन वापस से एक बार फॉलो कर लेना पूरे के पूरे। ये फॉर्मूले बाद में काम आएंगे, बेसिक है। अब अपन ले रहे पहले इलास्टिक लिमिट, याद है? व्हाट इज इलास्टिक लिमिट? स्प्रिंग का एग्जांपल था, स्प्रिंग को आप थोड़ा सा स्ट्रेच करो और छोड़ दो, वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। बट आप उसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे और छोड़ेंगे तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट कि आप कितना भी स्ट्रेच करेंगे और छोड़ देंगे तो बॉडी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी। बट अगर आप इलास्टिक लिमिट के अंदर है उस बॉडी की इलास्टिक लिमिट, तो याद रखना इलास्टिक लिमिट हर बॉडी के लिए अलग है। रबर के लिए अलग है, स्टील के लिए अलग है, क्वार्ट्ज फाइबर के लिए सबसे ज्यादा रहेगी इलास्टिक लिमिट, रबर के लिए इलास्टिक लिमिट कम है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था जिस बॉडी को एक्सटेंड करने के लिए या स्ट्रेच करने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा वो लेस इलास्टिक है, और जिसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा वो ज्यादा इलास्टिक है। तो रबर सबसे बेकार एग्जांपल है, ध्यान रखना, तो उसकी इलास्टिक लिमिट भी कम है। क्वार्ट्ज फाइबर परफेक्टली इलास्टिक के क्लोज है, तो इट इज मोर इलास्टिक, यानी उसको डिफॉर्म करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आप लोगों को, तो उसकी इलास्टिक लिमिट भी ज्यादा है। ठीक है, फिर से बता रहा, स्प्रिंग को एक लिमिट तक स्ट्रेच करो और छोड़ दो तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा।
अगर तुमने उससे ज्यादा उसको फोर्स लगा दिया तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएगा। दैट लिमिट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, फोर्स ही बोल रहे हैं ना, तो इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस बियॉन्ड विच, इससे आगे अगर आप गए, इस स्ट्रेस इस फोर्स से अगर आप आगे गए तो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, मतलब वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं है। हाँ, अगर आप इलास्टिक लिमिट के अंदर है, इलास्टिक लिमिट के अंदर है, यानी स्ट्रेस लिमिट के अंदर लगा रहे, ठीक है, तो बॉडी वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगी। अगर आपने उसकी इलास्टिक लिमिट मटेरियल पे डिपेंड करेंगे, याद रखना, इलास्टिक लिमिट से ज्यादा अगर फोर्स लगा दिया तो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, और इलास्टिक लिमिट से कम है तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाएगी, ठीक है। सो इलास्टिक लिमिट इज डिफाइंड एज इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस बियॉन्ड विच, उसके बाद बियॉन्ड विच द बॉडी विल बी परमानेंटली डिफॉर्म, बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएंगी। इलास्टिक बॉडी है पर फिर भी वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएंगी, क्योंकि अब इंटरनल फोर्स कम है और एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा इंटरनल फोर्स डेवलप नहीं हो सकता, तो अब बॉडी वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएगी। तो फिर से सुनना एक बार डेफिनेशन इलास्टिक लिमिट की, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस यानी मैक्सिमम फोर्स बियॉन्ड विच द बॉडी विल बी परमानेंटली डिफॉर्म, और ये डिपेंड करेंगी मटेरियल पे, मटेरियल के हिसाब से इलास्टिक लिमिट चेंज होगी और उसके शेप और साइज की वजह से भी, ठीक है। तो मटेरियल एंड शेप एंड साइज, तो ये याद रखना। नाउ अब ले रहे हैं हुक्स लॉ। उसमें इलास्टिक लिमिट का काम है। हुक्स लॉ क्या बोलते हो, देखा अभी बताया था, जितना ज्यादा स्ट्रेस लगा रहे उतना ज्यादा डायमेंशन चेंज होंगे, यानी उतना ज्यादा स्ट्रेन। सो जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा स्ट्रेन, यानी उतना ही ज्यादा डायमेंशन चेंज होंगे, यानी जितने ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतने ज्यादा डायमेंशंस चेंज होंगे। तो जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा लेंथ चेंज होगी। वो स्फीयर वाला था, जितना डीप सी में जाएंगे प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम चेंज होगा। टेंजेंशियल फोर्स जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा शेप चेंज होगा। तो वही है, इन दोनों के बीच में है डायरेक्ट वेरिएशन, यही है हुक्स लॉ। बट विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी आप इलास्टिक लिमिट के अंदर है, आपने थोड़ा स्ट्रेच किया और छोड़ दिया तो ये लगेगा कि जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा स्ट्रेन। अगर आप लिमिट से ज्यादा स्ट्रेच कर देंगे तो फिर इन दोनों का डायरेक्ट वेरिएशन खत्म, और उसके बाद स्ट्रेस कम भी रहा तो स्ट्रेन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखो हुक्स लॉ, लिखना मत भूलना, हुक्स लॉ में विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी आप लिमिट के अंदर फोर्स लगा रहे हैं, उससे ज्यादा अगर आपने फोर्स लगाया तो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी और ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वर्ड्स में लिखना हुक्स लॉ। विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी आप इलास्टिक लिमिट के अंदर ही स्ट्रेस लगा रहे हैं, उससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लगा रहे। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सिंपल है, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा या उतने ज्यादा डायमेंशंस चेंज होंगे, दोनों के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन। देखो समझ में आया। सो व्हाट इज इलास्टिक लिमिट? इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस बियॉन्ड व्हिच द बॉडी इज परमानेंटली डिफॉर्म्ड। इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस बियॉन्ड व्हिच, यानी उसके बाद अगर आपने बढ़ाया हो बॉडी विल बी परमानेंटली डिफॉर्म्ड। हुक्स लॉ, साइंटिस्ट के नाम पे हुक्स लॉ। विद इन इलास्टिक लिमिट, ये लाइन लिखना जरूरी है। विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी आप इलास्टिक लिमिट के अंदर है। स्ट्रेस इज, वर्ड में लिखना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये इक्वेशन लिखना है। नाउ प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे, ई लिखेंगे कांस्टेंट। तो ये ई जो कांस्टेंट है, याद रखना, जब भी प्रोपोर्शनल की साइन हटा के कोई कांस्टेंट लिखते, जैसे यहाँ ई लिखा है समझो, ये अपना स्ट्रेस और ये स्ट्रेन, दोनों के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो याद रखना वो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों डिपेंड नहीं करता वो बताता है। E इज इक्वल्स टू लिखेंगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। मान लो स्ट्रेस लगाया है 10 और स्ट्रेन है समझो 5,
तो आंसर क्या आ रहा है 2। आप स्ट्रेस बढ़ा दो, कर दो 20, तो डेफिनेटली स्ट्रेन भी बढ़ेगा, ये हो जाएगा 10, फिर से रेशियो आएगा 2। आप स्ट्रेस कर दो 30, स्ट्रेन भी बढ़ जाएगा 15, फिर से रेशियो आएगा 2। यानी वही बोल रहे हैं कि ये जितना बढ़ाएंगे ये उतना बढ़ेगा, रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। जब भी याद रखना प्रोपोर्शनल की साइन हटा के कांस्टेंट डालते अपन, वो कांस्टेंट उस इक्वेशन में काई पे भी डिपेंड नहीं करता। क्यों डिपेंड नहीं करेगा? अब ये जितना बढ़ाएंगे ये उतना बढ़ेगा, तो ये डिपेंड करता मटेरियल पे। जैसे रबर में आप स्ट्रेस कम भी लगाएंगे तो स्ट्रेन ज्यादा होगा, उतना ही स्ट्रेस अगर आप स्टील वायर को लगाएंगे, फोर्स उतना ही स्टील वायर को लगाएंगे तो कम एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये ई मटेरियल पे डिपेंड करेगा, इन दोनों पे नहीं। डेफिनेशन में भले ही वो बोल रहे हैं पर वो उन दोनों पे डिपेंड नहीं करता, याद रखना। फिर से बता रहा, जब भी आप प्रोपोर्शनल की साइन हटा के इक्वेशन में कांस्टेंट डालते तो उसको अपन कांस्टेंट बोल रहे हैं, उस इक्वेशन में वो काई पे भी डिपेंड नहीं करेगा। भले फॉर्मूला बोलेंगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बट वो उन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा। एग्जांपल देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस बढ़ाया डायरेक्ट वेरिएशन है, स्ट्रेन भी बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ाया स्ट्रेन भी बढ़ा, ये बढ़ रहा है, रेशियो क्या रहेगा कांस्टेंट 2, इसका भी 2, इसका भी 2 और इसका। और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ाएंगे और ज्यादा स्ट्रेन बढ़ेगा, फिर से रेशियो कांस्टेंट। तो ये जब तक चेंज नहीं होगा जब तक क्या नहीं बदल रहा है मटेरियल। रबर के लिए अलग आएगा, स्टील के लिए अलग आएगा, क्वार्ट्ज के लिए अलग आएगा। ठीक है, तो याद रखना इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, और इसको बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट, और इट इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक कांस्टेंट या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये उसका फॉर्मूला हो गया। सो हुक्स लॉ में लिखना पहले विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी अपन इलास्टिक लिमिट के अंदर है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। फिर ये लिखना where E is called elastic constant or modulus of elasticity, modulus of elasticity. It is defined as the ratio of stress to strain, it is defined as the ratio of stress to strain. अब तीन टाइप के स्ट्रेस है, कौन से? लॉन्जिट्यूडिनल और टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम, बल्क और हाइड्रोलिक स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस, और तीन टाइप के स्ट्रेन है, लॉन्जिट्यूडिनल और टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कितने टाइप के होंगे? तीन टाइप के, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। वो डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, पर अभी फिलहाल ये देखना हम लोगों ने यहां तक हुक्स लॉ, और ये पूरा याद रखना क्या लिया है, इसके यूनिट और डायमेंशन लिख रहे हैं अभी, बाद में वो तीन लेंगे। तो आप लोगों को स्ट्रेस पूरा वापस से देखना है, स्ट्रेन पूरा वापस से देखना है, यानी समझो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों वीडियो एक बार वापस से देखना, उसके बाद अपन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर से ये तो कंटिन्यू कर रहे हैं, यूनिट डायमेंशन बता देता है। इलास्टिक लिमिट देखो वापस से, मैक्सिमम स्ट्रेस बियॉन्ड व्हिच द बॉडी विल बी परमानेंटली डिफॉर्म, उससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, नाउ हुक्स लॉ, साइंटिस्ट का नाम है हुक्स, उनका लॉ है हुक्स लॉ। विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी आप इलास्टिक लिमिट के अंदर ही है, ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहे, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सटेंशन, सिंपल लॉजिक। प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट दिया E, तो ये स्ट्रेस वही स्ट्रेन अपॉन में कर दिया, E is called elastic constant या modulus of elasticity. It is defined as the ratio of stress to strain, stress to strain, and याद रखना टाइप पे डिपेंड करेगा ये मटेरियल पे, टाइप पे मटेरियल पे। नाउ यूनिट देखो, E का यूनिट, स्ट्रेस का यूनिट अपने को पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन का तो कोई यूनिट ही नहीं लिखा था अपन ने, नो यूनिट, तो इसके कोई यूनिट नहीं है, इसका यूनिट ये, तो E का भी यूनिट वही रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो डायमेंशन भी वही रहेंगे m1 l-1 p-1, so these are the dimension, ये इसको पास्कल मत लिखना अभी फिलहाल, प्रेशर नहीं लिख रहे उसको। फिर से याद रखो
E is called elastic constant या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तीन टाइप है, वो बाद में देखेंगे। इसीलिए पूरा पहले तीनों टाइप के स्ट्रेस अच्छे से देखो, तीनों टाइप के स्ट्रेन अच्छे से देखो, फिर अपन तीन टाइप के लेंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। वैसे तीन टाइप बनेंगे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसीलिए तीनों वीडियो वापस से देखो, क्योंकि वही फॉर्मूले और वही सेम डायग्राम तीनों वापस से लेने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया? दूसरा याद रखो, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनल की साइन हटा के जो कांस्टेंट डालेंगे वो इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता, बता दिया, क्योंकि आप जितना ये बढ़ेंगे उतना भी बढ़ेगा रेशियो कांस्टेंट। तो ये क्या पे डिपेंड कर रहा? मटेरियल। जब तक आप मटेरियल बदलते नहीं ये वैल्यू चेंज, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इलास्टिक कांस्टेंट नाम या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यूनिट इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका तो यूनिट ही नहीं है तो वही यूनिट रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन भी वही m1 l -1 t -2। स्ट्रेस की जो डायमेंशन है यूनिट वही है तो डायमेंशन भी वही रहेगी। तो अब तीन टाइप के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रहेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में। इसीलिए तीनों वीडियोस वापस से देखना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये थर्ड वीडियो स्ट्रेस और स्ट्रेन वापस से काम आएंगे। स्ट्रेस और स्ट्रेन फॉर्मूला वैसे बनना, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू।